दोस्तों, क्या बिहार के चुनावी नतीजों के बाद विपक्ष वो फैसला ले सकता है जिसकी मात्र अब तक चर्चा ही हो रही थी? दोस्तों, क्या बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष के जितने भी जीते हुए विधायक हैं वो इस्तीफा देकर एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं जिसके बारे में लगातार विपक्ष बात तो करता रहा है लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ? दोस्तों, बिहार के चुनावी नतीजे ऐसे हैं जिसका विश्लेषण करने वालों को हफ्तों का वक्त लगेगा। ये सिर्फ ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें आप कह सकते हैं कि 10,000 रुपए बांट दिए और वोट खरीद लिया, या फिर ऐसा भी चुनाव नहीं है जिसमें आप कह सकते हैं कि तो चुनाव में रिगिंग हो गई। कुछ भी आप पूर्णतः नहीं कह सकते इस चुनाव को लेकर। दोस्तों, ये ऐसे चुनावी नतीजे हैं जिसके बारे में अमित शाह ने भी नहीं सोचा होगा। अमित शाह कुछ दिन पहले अंजना ओम कश्यप को इंटरव्यू में कह रहे थे एनडीए 160 पार हो जाएगा, और फिलहाल जो चुनावी नतीजे हैं उसमें एनडीए उससे भी आगे है। अब देखिए, इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तो बीजेपी जो है वो 89 सीटें जीत चुकी है, ठीक है। जेडीयू 85 सीटें जीत चुकी है। चिराग पासवान की पार्टी 19 सीटें जीत चुके हैं, 19। जीतन राम मांझी की पार्टी 5 सीटें जीत चुकी है, 6 तो मिली थी उनको। क्या गजब का स्ट्राइक रेट है। मतलब बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी मिलकर एकदम लहर पैदा हो गई बिहार में। इसमें आप 4 सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की भी जोड़ लीजिए। दोस्तों, ये एक ऐसी जीत है जिसके बाद अब दबी जुबान एक चर्चा शुरू हो गई है सोशल मीडिया में। कल से मैं देख रही हूं आरजेडी के समर्थक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक ये कह रहे हैं कि अब इस बारे में चर्चा शुरू हो गई है आरजेडी के अंदर कि जो जीते हुए विधायक हैं वो इस्तीफा दे देंगे और अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। दोस्तों, आरजेडी को फिलहाल 25 सीटों पे जीत मिली है, मात्र 25 सीटों पे। कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली है। मतलब कांग्रेस एमआईएम से केवल 1 सीट आगे है जीत में। और दोस्तों, डिप्टी सीएम उम्मीदवार मुकेश सहनी वो तो 1 भी सीट नहीं जीत पाए। दोस्तों, अब इस टैली के बाद चर्चा शुरू हो गई। जो 25 विधायक आरजेडी के जीते हैं और 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीते हैं, ये अब एक तरह से अपना पद की शपथ लेंगे, इस्तीफा दे देंगे, या फिर पद की शपथ ही नहीं लेंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है? दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, इस तरह की चर्चा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद भी देखी गई थी। बकायदा इस तरह की बातें या खुले तौर पर मीडिया में कही भी गई थी। आदित्य ठाकरे ने इस तरह की बात बोली थी और कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक इस तरह की बात बोल रहे थे। लेकिन क्या ये सब संभव है? आगे इस पर चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने इन नतीजों पर क्या बोला है पहले वो आपको दिखाती हूँ। राहुल गांधी ने कहा है, मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी कह रहे हैं हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जो शुरुआत से ही निष्पक्ष नहीं थी। दोस्तों, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं उसमें कोई शक किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सच है। आप वोट चोरी और रिगिंग के आरोपों को साइड भी कर दीजिए तो इस वक्त जो देश में चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो हरियाणा का चुनाव, चाहे महाराष्ट्र और बिहार में, तो हमने अपनी आंखें खोले देखा है। मतलब 11 तारीख को वोट पड़ रहा था और उससे 1-2 दिन पहले भी वृद्धा पेंशन लोगों के खातों में आई है। खुलेआम वोट पड़ रहा है और 10,000 रुपए महिलाओं के खातों में आ रहे हैं। चुनाव आचार संहिता नाम की कोई चीज नहीं है। वोट पड़ रहा है, बीजेपी ट्रेनें भर भर के बकायदा स्पेशल ट्रेनें बुक कर रही है। बीजेपी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है जिसमें वो हजारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को ला रही है। ऐसा कभी बिहार में नहीं हुआ कि बड़े स्तर पर लोग वापस वोट डालने के लिए गए हो। गरीब आदमी के लिए बिहार जाना, जो दिल्ली में रह रहा है, जो चेन्नई में रह रहा है, जो पानीपत में रह रहा है, जो गुरुग्राम में रह रहा है, बहुत मुश्किल काम है, महंगा सौदा है, लेकिन वो कर रहा है क्योंकि ट्रेनें पहले से बुक हो रही हैं। इस बार हुआ है और ये खुलेआम हुआ है। ये एक ऐसी लड़ाई है दोस्तों जिसमें पिच पहले से ही आपके फेवर में नहीं है। अंपायर आपके हिसाब का फैसला नहीं देगा और जो प्लेयर्स हैं उनमें भी कुछ नहीं पता आपके साथ जो खेल रहे हैं वो किसके साथ खेल रहे हैं। अब इस पर बहस शुरू हो गई है कि ऐसी लड़ाई कैसे जीती जा सकती है। दोस्तों, इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन मैं ये सवाल, क्योंकि अब राहुल गांधी ने उठाया है, मैं एक सवाल राहुल गांधी से भी पूछना चाहती हूं कि क्या, जैसा कि उन्होंने लिखा है कि हम लोकतंत्र को बचाने के प्रयासों में अधिक प्रभावी बनाएंगे, लोकतंत्र क्या विदेश में बैठकर बचाया जा सकता है? इस वक्त राहुल गांधी ने जो एक ट्वीट किया है विदेश में बैठकर किया है, जिस वक्त महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ था और महागठबंधन एनडीए
से काफी पिछड़ गया था सीट शेयरिंग के अनाउंसमेंट में, तब भी राहुल गांधी कोलंबिया के दौरे पर थे। दोस्तों मुझे नहीं पता उस विदेश यात्रा से राहुल गांधी का या कांग्रेस पार्टी का क्या हासिल हुआ, मुझे ये भी नहीं पता कि राहुल गांधी अभी विदेश में क्यों हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी को यह लगता है कि बिहार की लड़ाई निर्णायक थी और खुद उन्होंने बिहार में इस साल 6-6, 7-7 बार जाकर ये दिखाया कि वो बड़े सीरियस है बिहार के लिए, तो चुनावी नतीजों के दिन क्या उनको पटना में नहीं होना चाहिए था? पटना में ना सही तो क्या दिल्ली में नहीं होना चाहिए था? क्या ये बात उनको मीडिया के आगे नहीं बोलनी चाहिए थी कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें पहले ही जो चीजें हैं वो निष्पक्ष नहीं है? विदेश में बैठकर आप लोकतंत्र कैसे बचाएंगे देश का? दूसरा, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि जो चीजें हैं मीडिया बीजेपी की, चुनाव आयोग पूरी तरह से ऐसे बिहेव करता है जैसे मतलब क्या ही बोला जाए। विपक्ष के लोगों को जिस तरह से चुनाव आयोग लताड़ता है, विपक्ष के लोगों को अनसुना करता है और सत्ता पक्ष को बिल्कुल एक मतलब चुनाव आयोग तो ऐसे बिहेव करता है जैसे एक बी टीम हो बीजेपी की। लेकिन दोस्तों इस पे भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि जितनी मेहनत बीजेपी करती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई पार्टी नहीं करती। दोस्तों मोदी की रैली में कुछ दिन पहले, क्योंकि मैं मोदी की रैली डिजिटली कवर करती हूँ, फरीदाबाद के एक विधायक दिखे, ठीक है, फरीदाबाद के। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, बिहार, दिल्ली, एनसीआर के ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता सांसद पर्ची बांट रहे थे बिहार में गली गली जाकर। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष लेवल के नेता लोगों के टोलों में घुस घुस कर उनको पैम्पलेट्स बांट रहे थे। बकायदा मैं आपको बताऊं बिहार में बीजेपी ने क्या किया हुआ था, एक विधानसभा क्षेत्र को 4 हिस्सों में बांटा हुआ था, ठीक है, प्लानिंग के तहत, और हर एक हिस्सा किसी ना किसी नेता को दिया गया था जो दूसरे राज्य से, अपने कोई विधायक, पूर्व विधायक, कोई संगठन का नेता। इस तरह से बीजेपी काम करती है। आप सोचिए जिस पार्टी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लेती है, वो इतनी मेहनत कर रही है, तो आपको क्या ये बात समझ में नहीं आ रही, विपक्ष को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर आपको बीजेपी को हराना है तो आपको कम से कम बीजेपी से 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों मेरे पास कोई तथ्य नहीं है कि मैं कह सकूं कि बिहार में वोट चोरी हुई या रिगिंग हुई, भाई मैं कौन होती हूँ कहने वाली, कोई सबूत के बिना मैं नहीं कह सकती ना। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं कि 2 साल से जिस तरह से प्रशांत किशोर एक एक जिला घूमे हैं, सड़क सड़क घूमे हैं, मोहल्ले मोहल्ले उन्होंने खाक छानी, वो अलग बात है, उन्हें कुछ नहीं मिला। क्या ऐसा तेजस्वी यादव ने किया? तेजस्वी यादव इस तरह से जमीन पर उतरे, चुनाव से पहले आप गठबंधन कर लें, फिर आप कुछ रैलियां कर लें, रैलियों में आप रीले बनवा लें, इससे आपको जीत नहीं मिलेगी। ये पिछले 10 सालों के चुनाव में हमने देखा है, 1-2 नहीं कई चुनाव में हमने देखा है। क्या विपक्ष को अभी भी ये बात समझ में नहीं आई है? दोस्तों कुछ दिन पहले राहुल गांधी एक पोखर में कूदे थे, याद होगा आपको, तालाब सी जगह थी, वहां मछली पकड़ी थी, उस जगह में पहले रैली की थी, उसके बाद मछली वगैरह पकड़ी थी। दोस्तों क्या आप जानते हैं उस सीट पर भी, बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र, वहां 31,000 वोटों से कांग्रेस का कैंडिडेट हारा है, जहां पर राहुल गांधी ने रैली की, जहां पर उन्होंने बाकायदा रील वगैरह बनवाई, वीडियो वगैरह बनवाई, और उसके बाद पूरी चर्चा हुई वहां भी। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको कार्यकर्ता और जमीन पर मेहनत करे बिना जीत नहीं मिलेगी। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है महागठबंधन के लोगों को? दोस्तों मैं असदुद्दीन ओवैसी का एक इंटरव्यू देख रही थी, क्योंकि उनकी पार्टी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। भाई आप, एक हैदराबाद की पार्टी है, वो बिहार में 5 सीटें जीत रही, और कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, वो 6 सीटें जीत रही है। तो उन्होंने राहुल कंवल को एक इंटरव्यू दिया, तो राहुल कंवल ने उनसे पूछा कि आपके यहाँ नहीं होती है वोट चोरी? उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी होती है वोट चोरी। वोट चोरी की कोशिश बीजेपी वहां भी करती है, लेकिन चुनाव से पहले 3 बार वोटर लिस्ट दी जाती है। हम तीनों बार अपने कार्यकर्ताओं को लगा देते हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वोटर लिस्ट चेक करती है। ओवैसी की पार्टी, जो कि हैदराबाद की मात्र एक पार्टी, ओवैसी कोई नेशनल लीडर नहीं है। आप सोचिए ओवैसी की छोटी सी पार्टी चुनाव से पहले 3 बार वोटर लिस्ट चेक कर सकती है। विपक्ष के कितने लोगों ने यह किया? दोस्तों क्या यह बात सच नहीं है कि दोपहर 3-4 बजे तक तेजस्वी यादव अपनी सीट पर या तो आगे चल रहे थे फिर पीछे चल रहे थे, वो आगे चल रहे थे पीछे चल रहे थे। वो अलग बात है कि उन्होंने 13,000 से ऊपर मतों से उसके बाद चुनाव जीत लिया, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी सीट पर कैसे बार बार पिछड़ रहे थे? और अगर तेजस्वी यादव की सीट पर भी वोट चोरी हो जाती है तो इसके लिए तेजस्वी यादव से सवाल पूछे जाने चाहिए या फिर ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछे जाने चाहिए? लेकिन दोस्तों हमें कड़े सवाल विपक्ष से भी पूछने होंगे। मैं कोई राहुल गांधी या महागठबंधन की प्रवक्ता नहीं हूं कि मैं मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करूं, लेकिन ये चुनाव की शुरुआत से ही दिख रहा था कि चुनाव कांटे की टक्कर का है। तो कांटे की टक्कर में आप चुनाव नहीं जीत सकते, आपको 15-20 वाला, 15-25 वाला चुनाव करना पड़ेगा। 19-20 वाले चुनाव में आप बीजेपी को नहीं हरा सकते, ये बार बार हमने देखा है। और उसके बावजूद भी अगर विपक्ष को ये बात समझ में नहीं आ रही है
और वो एक ऐसे नैरेटिव में है जो आज से 20 साल पहले चुनाव लड़ते थे कि आएंगे, रैली करेंगे, गठबंधन कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत मीडिया में स्पेस मिल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। ऑलरेडी आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की चीज नहीं है, तो फिर कम से कम बीजेपी से या अमित शाह से आपको 3 गुना ज्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी। अमित शाह खूंटा गाड़ कर पटना में बैठ सकते हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं बैठ सकते? क्या दिक्कत है राहुल गांधी को बैठने में? दोस्तों, अगर ऐसा होता और उसके बाद भी बीजेपी जीत जाती, इतनी बड़ी जीत होती, तो क्या हो जाता? तो कम से कम कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद तो होती, मेरा नेता बैठा था। भाई, आपके नेता तो विदेश में बैठे हैं। और जहां तक बात है दोस्तों विधायकों के इस्तीफे देने की, तो मैं आपको एक बात बता देती हूं, अगर ऐसा हो गया तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये तो ऐसा बात हो जाएगा, ऐसा फैसला हो जाएगा जो पूरा का पूरा हमारे देश के राजनीतिक माहौल को बदल सकता है। लेकिन हमारे देश में चाहे वो विपक्ष का विधायक हो चाहे सत्ता पक्ष का विधायक हो, विधायक बनने के लिए कैंडिडेट क्या क्या नहीं करता। एक बार सर्टिफिकेट मिलने के बाद कोई भी इस्तीफा नहीं देगा, चाहे उसकी पार्टी से 2 विधायक चुने गए हो या 100 विधायक चुने गए हो। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें।